नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम जिनागम के छोटे छोटे बातों का, छोटे छोटे शब्दों का, बेसिक परिभाषाओं का ज्ञान कर रहे हैं। और उसके माध्यम से हमने अब तक एक बार रिकैप करेंगे कि विश्व की परिभाषा देखी, जिसमें हमने देखा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर द्रव्य एक शब्द आया उस परिभाषा में और कहा गया कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। फिर गुण को परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, और जो गुणों का विकार है अर्थात परिणमन है उसे पर्याय कहते हैं। तो ये मेन 4 बातें जो जिनागम का बेस है। आपको जिनागम में सर्वत्र विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, इन चारों की चर्चा अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। तो इन 4 परिभाषाओं का, इन 4 कंसेप्ट्स का हमने समय सापेक्ष चर्चा करने के बाद हमने गुण के 2 भेद देखे थे, जिसमें देखा कि गुण के वैसे तो सामान्य तौर पर 2 भेद किए गए हैं, विशेष गुण और सामान्य गुण। विशेष गुण भी अनंत होते हैं, सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, पर उनमें फ़र्क इतना है कि विशेष गुण किसी एक विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं, वे सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। और सामान्य गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। ये एक मूलभूत अंतर उनमें है। और सामान्य गुणों की चर्चा करते हुए हमने मुख्य 6 गुणों की चर्चा की: अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। ये 6 सामान्य गुण 6 द्रव्यों में पाए जाते हैं और संख्या अपेक्षा देखें तो अनंत द्रव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे गुणों की चर्चा होने के बाद हमने गत सत्र में एक नया विषय शुरू किया था, द्रव्यों के भेद एवं स्वरूप, जिसमें हमने ये देखा कि द्रव्य के जाति अपेक्षा से 6 भेद हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य। अब एक एक करके इन परिभाषाओं की, इन द्रव्यों की चर्चा करते हुए सबसे पहले जीव द्रव्य को परिभाषित किया। सिर्फ परिभाषा दी, उसकी विस्तार से चर्चा बाद में की है। तो जीव द्रव्य के बारे में ये कहा गया कि जिनमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, चेतना में हमने ये देखा था कि उसके 2 मुख्य भेद हैं, ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना। तो बालबोध की भी जो परिभाषा आई है, जो जानता देखता है वह जीव होता है, तो वह परिभाषा भी इसी परिभाषा मतलब प्रवेशिका में जो परिभाषा आई है उसकी तरफ संकेत देती है। ज्ञान और दर्शन ये चेतना की तरफ इंगित करते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले, चींटी है वह जीव है कि अजीव? ये बालबोध में हुई ये बातें, फिर से एक बार रिकैप के रूप में हम देखते हैं। चींटी जीव है या अजीव? कोई बताएगा? जीव है। और किसी का कोई उत्तर? जीव है। एक उत्तर आ रहा है चींटी अजीव है। ठीक है, हाँ बराबर, पर आत्मा जीव है नाम से। ठीक है, तो देखिए वर्षा जी बराबर उत्तर देने के लाइन में थे।
शरीर, चींटी का शरीर अजीब है और चींटी का जीव मतलब चींटी की आत्मा वह जीव है। उत्तर इस अपेक्षा से दिया जाना चाहिए था। फिर भी अच्छा प्रयास रहा। नाम से मतलब मैं समझा नहीं। नाम से, अच्छा, चींटी इस नाम का जो जिसका शरीर है, ठीक है, वह अजीब है। ओके, तो ठीक है। जीव द्रव्य की चर्चा होने के बाद हमने पुद्गल द्रव्य की चर्चा शुरू की थी और परिभाषा ये देखी थी कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर पुद्गल के दो भेद देखे थे, एक परमाणु और एक स्कंध। परमाणु का क्या परिभाषा देखी थी? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म परमाणु को पुद्गल कहते हैं। अब देखिए, पिछली बार एक बात नहीं कही थी, सामान्य सी बात है, अभी कह देता हूँ। जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता मतलब अंग्रेजी में कहे तो इनडिविजिबल, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को, सूक्ष्म माने इनविजिबल, ठीक है। दो बातें आई है, एक इनडिविजिबल और एक इनविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसका दूसरा विभाग संभव नहीं है, और इनविजिबल मतलब सूक्ष्म, जो नेत्रेंद्रिय गोचर नहीं है, वह सिर्फ केवल ज्ञान का विषय बन सकता है, या फिर अवधि मन पर ये ज्ञान के धारी जीव भी इसे जान सकते हैं। और यही वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। मतलब पुद्गल का स्वाभाविक परिणामन सो परमाणु और पुद्गल का वैभाविक परिणामन सो स्कंद। ये एक इम्पोर्टेंट बात रही। क्या कहा? फिर से एक बार। पुद्गल का स्वाभाविक परिणामन सो परमाणु और पुद्गल का वैभाविक परिणामन सो स्कंद, ठीक है। अभी स्कंद की भी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। स्कंद किसे कहते हैं? तो अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। मतलब, और स्कंद की उत्पत्ति कैसी होती है तो हमने ये भी देखा था, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, मतलब भेद से, संघात से और भेद संघात से, इन तीन प्रोसेसेस से स्कंध की उत्पत्ति होती है। भेद मतलब हमने देखा था, जैसे 100 परमाणुओं का कोई स्कंध है, उसके दो टुकड़े हो गए, 50 परमाणुओं का और एक 50 परमाणुओं का, तो दोनों तो 50 मिलकर परमाणु है ना, तो जो अनेक परमाणु का बंध है वह भी 50-50 वाला स्कंद ही है। अब मान लीजिए कोई 100 वाला है और दूसरा भी 100 वाला है, दोनों मिल गए तो 200 परमाणुओं का संघात से एक स्कंद उत्पन्न हुआ। और भेद संघात से कैसे होता है? 100 परमाणुओं का एक पिंड था, उसमें से 50 निकल गए, 100 और ऐड हो गए, मतलब कुल मिला के 150 परमाणुओं का भेद संघात, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक स्कंद की उत्पत्ति हुई। तो कहने की बात इतनी है कि 3 प्रोसेसेस से स्कंद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और बंध किसे कहते हैं? तो अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने जो कहा कि अनेक परमाणु है, अब अनेक परमाणुओं में हम एक एक करके तो गिना नहीं सकते ना, तो हमने उनका एक कलेक्शन कह दिया स्कंध। तो एक पने का जो ज्ञान हुआ उसी को हमने बंध कहा। तो यहाँ तक हम आके रुके थे। अभी जो हम पुद्गल की परिभाषा में देख आए, क्या? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं उन्हें पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो इसी की आज थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें जो टर्म्स, ये गुण जो आए हैं, उन गुणों की थोड़ी चर्चा करते हैं। ये प्रवेशिका में नहीं दी है, पर इसकी जानकारी ज़रूरी है, इसके लिए आज की यह चर्चा उसी के बारे में होगी, ये पुद्गल द्रव्य के गुण। तो मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।
दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ भैया दिख रही है। ओके, तो इसमें इस स्लाइड में तो बस परिभाषा को ही रिकैप किया है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। और इस परिभाषा में जो मुख्य गुण आए हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 मुख्य गुण है और इनके माध्यम से हम पुद्गल की पहचान कर सकते हैं। इन गुणों को कौन सा गुण कहेंगे, कोई बताएगा? ये गुण पुद्गल द्रव्य के कौन से गुण हैं? हमने गुण के 2 भेद देखे थे, विशेष गुण, बहुत बढ़िया, ये विशेष गुण है। विशेष गुण मतलब स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इनको छोड़कर जो शेष 5 द्रव्य है, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं। हेंस प्रूव्ड कि ये पुद्गल के विशेष गुण हैं। अब आगे देखते हैं इंद्रियां और उनके विषय। तो हमारी जो 5 इंद्रियां है, जिसे हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, तो उनके और उनके विषय, वे और उनके विषय, ये इस प्रकरण से भी मिलते जुलते हैं। तो इंद्रियां कौन सी होती है, इसके लिए तत्वार सूत्र का अध्याय नंबर 2, उसका 19वां सूत्र, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। फिर से एक बार, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, मतलब इंद्रियों के नाम गिनाते हुए कहा कि स्पर्शन 1, रसना 2, घ्राण 3, चक्षु 4, श्रोत्र 5। स्पर्शन मतलब होता है टच, रसना मतलब होता है टेस्ट, और ये तो हालांकि पर्याय हो गई। स्पर्शन मतलब मान लीजिए स्किन, रसना मतलब होता है टंग, घ्राण मतलब नोज, चक्षु मतलब आंखें, श्रोत्र मतलब कान। ये इंद्रिया हो गई। अब इनके विषयों के लिए, उनके अर्थ के लिए, मतलब उनकी पर्याय नहीं, गुण सॉरी, विषय मतलब यहाँ गुण लेंगे। तो इन इंद्रियों के जो गुण है उसके संबंध में 20वां सूत्र आचार्य देव ने लिखा, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्था। क्या सूत्र लिखा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तदर्था। अंत का क्या वर्ड आया? तदर्था। तदर्था मतलब पिछले सूत्र से अनुवृत्ति लगाकर रिस्पेक्टिवली 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से उनके विषय जान लेना। मतलब स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श नामक विषय, रसना इंद्रिय का रस विषय होता है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण, और श्रोत्र इंद्रिय का विषय शब्द। स्पर्श मतलब हमने देख ही लिया था टच, रसना मतलब टेस्ट, रस मतलब टेस्ट, गंध मतलब स्मेल, वर्ण मतलब कलर कह लीजिए, साइट कह लीजिए, और शब्द मतलब साउंड। ठीक है, तो ठीक है, अभी इंद्रिया और ये इनके विषय हो गए। अभी हम एक एक करके इन विषयों की थोड़ी जानकारी लेते हैं। इन विषयों को आप गुण भी कह लीजिए, कोई बात नहीं। स्पर्श नामक गुण, हालांकि मैंने अभी स्लाइड बनाया नहीं है इसके लिए, अपन ऐसे ही चर्चा करते हैं। कल स्लाइड जब बन जाएगी तो मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। हाँ जी, तो पहला है स्पर्श गुण। स्पर्श गुण की 8 पर्याय होती हैं। हल्का, भारी, ये जो पर्याय है स्पर्श गुण की, ये पेयर्स में चलती है, ये कपल्स में चलती है। कैसे? विरुद्ध जाति के। कैसे हम देखेंगे? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। फिर से एक बार, हल्का भारी ये एक, रूखा चिकना ये दूसरा पैर, ठंडा गरम ये तीसरा पैर, और कड़ा नरम मतलब कठोर नरम ये चौथा पैर। अब ये पर्यायों का थोड़ा स्वरूप भी जान लेते हैं। हल्का मतलब कपास जैसे होता है, कॉटन,
एकदम हल्का होता है। तो हल्का मतलब समझ में आए जो उठाने में एकदम आसान हो। भारी मतलब हैवी, जैसे लोहा होता है या फिर कोई भी बड़ी वस्तु ले लीजिए जिसे उठाने में दिक्कत होती है और बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, ऐसा यह भारी नामक गुण हुआ। ठीक है। रूखा, रूखा मतलब होता है रुक्ष। ख और क्ष ये एकार्थवाची लिए जाते हैं। खारा, क्षारा, ये क्षय, क्षय, ये प्राकृत में तो क्षय लिखते नहीं है, क्षय लिखते हैं। जैसे समय सार की शायद 73वीं गाथा है, सौवे एदे क्षयम नेमी। अब क्षयम माने क्षय। तो कहने की बात इतनी है कि ख और क्ष ये एकार्थवाची प्रयोग किए जाते हैं। कोई बात नहीं। रुक्ष मतलब रूखा, मतलब ड्राइनेस। स्निग्ध मतलब होता है ऑयली या स्टिकी, हम कह सकते हैं, मतलब जो फिसल जाता है तुरंत। मतलब हमारे मान लीजिए हाथ बहुत ऑयली हो गए तो हम कोई चीज पकड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ बहुत स्निग्ध है, ऑयली है, और ऐसे में हम कोई वस्तु पकड़ नहीं सकते हैं। स्निग्ध हो गया। ठंडा और गर्म सामान्य बात है, जो कोल्ड हो वह ठंडा जैसे बर्फ, और गर्म मतलब जैसे उबलता हुआ पानी। अग्नि, अग्नि तो वैसे नहीं लेंगे, तो उष्णता, उष्णता ये पर्याय ले लीजिए। तो उष्णता यह गर्म हो गई। और अंतिम कौन सा पैर बचा? कड़ा नरम, मतलब कठोर या नरम। अब नरम मतलब जैसे कोई कपड़ा, हम कॉटन का सूती वस्त्र हो तो एकदम नरम लगता है। और कठोर मतलब जैसे दीवार है, एकदम कड़क है, हम उसे तोड़ नहीं सकते अपने हाथों से, तो ये कठोर हो गया। तो कौन सी पर्याय देखी? कोई बताएगा? कोई रिपीट करेगा? स्पर्श गुण की 8 पर्याय कौन सी देखी? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गर्म। बहुत बढ़िया। हल्का, भारी, रूखा, चिकना, इसी को रुक्ष, स्निग्ध ऐसा भी कहते हैं। ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, कठोर, मुलायम ऐसा भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये स्पर्श गुण हो गया। दूसरा गुण रस। अब रस गुण की 5 पर्याय होती है। मीठा, खट्टा, कड़वा, कषायला, चरपरा। फिर से एक बार, मीठा, खट्टा, कड़वा, चरपरा, कषायला। मीठा मतलब स्वीट, जैसे शुगर है, शक्कर है, गुड़ है, ये मीठे के अंतर्गत आएंगे। खट्टा जैसे नींबू है, इमली है, ये एक खट्टेपन के अंदर आएंगे। सार जिसे कहते हैं, SOUR, सार, खट्टा हो गया। चरपरा, चरपरा माने स्पाइसी, जैसे मिर्ची है। कषायला जैसे आंवला होता है, ये मराठी में इसे तुरट कहेंगे। तो आंवला की जो टेस्ट होती है, आंवला और उसके समान जितने भी वस्तुएं होती है उनको कषायला, उनकी कषायली ऐसी पर्याय होती है, रस गुण की कषायली पर्याय होती है। और बचा कौन सा? कड़वा, जैसे नीम है, करेला है, ये बिटर, बिटर टेस्ट जहाँ से आता है वह कषायला होता है। अब एक प्रश्न आपको कुछ खटक रहा है क्या? एक कोई तो भी टेस्ट नहीं लिया है यहाँ पे, कोई बताएगा कौन सा टेस्ट नहीं लिया है? नमकीन। बहुत बढ़िया, नमकीन नहीं लिया है। तो इसका कारण यह है, नमकीन को मीठे के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए नमक को, मतलब नमकीन वस्तुओं का अंतर्भाव मीठे वस्तुओं में कर लिया जाता है। ठीक है, ये अपना कौन सा गुण हो गया? रस गुण, और उनकी 5 पर्याय हो गई। अब अगला है गंध। गंध की तो 2 है, सुगंध और दुर्गंध। सुगंध जैसे इत्र है, सेंट परफ्यूम जो है, सेंट परफ्यूम वैसे तो अशुद्ध माने गए हैं, पर शुद्ध तरीके से कोई बना लेते हैं।
खैर अलग बात है। मतलब जिसमें से जो सूंघने पर अच्छा लगे, सुगंध सुवास आए, वह सुगंध नामक पर्याय। और दुर्गंध मतलब बदबू, जिसे जिसे सूंघने पर नाक बहुत सिकोड़ा जाता है, ऐसी गंदी जिससे सूंघने पर घृणा होती है, उसे दुर्गंध कहते हैं। जैसे कचरे की या सड़ी कोई वस्तु होती है तो उसका जो स्मेल होता है, ये उसका जो ओडर होता है वो बहुत भयावह होता है, हमसे सहा नहीं जाता। तो वही बात है कि यह दुर्गंध के अंतर्गत आता है। ये गंध हो गया। अब चक्षु। चक्षु इंद्रिय के वर्ण विषय के मतलब वर्ण गुण की अभी हम 5 पर्याय देखेंगे। काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। कौन से? काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। काला मतलब ब्लैक, नीला मतलब ब्लू, सफ़ेद वाइट, लाल रेड और पीला येलो। ये तो बहुत सामान्य जानकारी है, फिर भी एक बार बता दिया। और जो कहीं ये मुख्य तौर पर यही 5 पर्याय बताई जाती है। कहीं कहीं पर नीले की जगह हरा लिखा जाता है, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, विवक्षा भेद मात्र है। और तो और नीला और हरा, ये इनका कलर भी बहुत मैचिंग लगता है। नीला और हरा ये आप अगर पुस्तकें भी उठाकर देखेंगे, जैसे कालिदास की कोई पुस्तक है, उसमें नीला और हरा ये एकार्थवाची प्रयोग किए गए हैं। तो कहने की बात इतनी है कि कहीं नीला और हरा इनकी विवक्षा भेद आती है। और शब्द यह ध्यान रखिए, यह गुण नहीं, यह पर्याय है। ठीक है, शब्द यह उद्गल द्रव्य की पर्याय होती है। और ऐसे गुण भी कह दे तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि गुण और पर्याय में एक रिलेशन होता है, उसको हम थोड़ा देखने वाले हैं। अभी इतना समझ के लीजिए कि शब्द, ठीक है गुण कह लीजिए, शब्द यह पुद्गल द्रव्य का गुण होता है। और इसकी पर्याय सा रे ग म प ध नि, ये जो 7 स्वर है, ये इसके मूल षज कहते हैं शायद से इसे, अब देखना पड़ेगा। ये 7 मूल स्वर ये शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, उद्गल के एट अ टाइम कितनी पर्याय एक साथ पाई जाती है? तो हम इस पर भी थोड़ा विचार करते हैं। ध्यान रखिए, उद्गल कहा है मतलब यहाँ पर परमाणु ही समझ लीजिए, क्योंकि वास्तव में हमने देखा है कि परमाणु यह ही उद्गल होता है। अब स्पर्श गुण से चालू करते हैं। तो आचार्य ने ऐसा लिखा, या तो ठंडा गरम का एक पैर होगा या रूखा चिकना, ये एक पैर होगा। तो इन 2 पैर में से कोई एक हो सकता है। कौन से 2 पैर कहे? ठंडा गरम और रूखा चिकना, ये 2 पैर होते हैं। तो रूखे चिकने में से शायद रुक्ष हो और ठंडे गरम में से ठंडा हो। तो ये 2 पर्याय एक साथ परमाणु में पाई जाती है। हल्का भारी और कड़ा नरम की बात आचार्यों ने नहीं कही है। तो इन शॉर्ट हम समझ लीजिए कि स्पर्श गुण की 2 पर्याय पाई जा सकती है एट अ टाइम। अब गंध देखिए, गंधे कह रहा हूँ, अपना रस में से 5 में से कोई भी एक हो सकता, पाई जाएंगी। टोटल 8 में से 2। हाँ बराबर, स्पर्श गुण की 8 में से 2 पाई जाएगी। बढ़िया, बराबर। तो भैया जी, जैसे हमारा शरीर है तो इसमें हल्का भारी करना भी तो है, रूखा चिकना करना भी है। हाँ, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। ये शरीर जो है ये स्कंद है, ठीक है, ये वर्गणाओं से बना हुआ है और वर्गणाएं स्कंद ही होती है। हम अभी परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो परमाणु के 8 में से
रूखा चिकना ठंडा गर्म में से कोई एक एक पाया जाएगा। तो 2 हो गए स्पर्श के। रस का 5 में से कोई एक हो सकता है, गंध का कोई एक होगा और वर्ण का कोई एक होगा। तो कुल मिला के 5 पर्याय परमाणु की एक साथ पाई जाती है। स्पर्श गुण में से 2 आएंगी, रस, घ्राण और चक्षु, एक इनके 3, स्पर्श की 2, ऐसे हो गए हमारे 5। अब ये 5 पर्यायों को ही नियमसार जी ग्रंथ में 5 गुण कहा है। तो इसका क्या कारण है, तो इसको भी थोड़ा इसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, जिनागम में कहीं कहीं आपको गुण को पर्याय कहते हुए मिलेंगे और कहीं कहीं पर्याय को गुण कहा हुआ मिलेगा। जैसे हमने अभी देखा था कुछ दिनों पहले समयसार की दूसरी और तीसरी गाथा की टीका, विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य से जगत का उपकार करते हैं। यहाँ विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य क्या देखा था, पर्याय और गुण। विरुद्ध में हमने पर्याय देखा था और अविरुद्ध में हमने देखा था कि वह गुण होता है। तो इस प्रकार से गुण को भी पर्याय कहा जाता है। और भी देखिए, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती पर्याय ऐसा भी कहा जाता है। तो क्रमवर्ती यह पर्याय को कहा जाता है और अक्रमवर्ती यह गुणों को कहा जाता है। ये सब मैं इसके लिए बता रहा हूं कि गुणों को भी पर्याय कहा जाता है। अब उल्टा लगा लीजिए, पर्याय को भी गुण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये सफेद कुर्ता है, तो द्रव्य क्या हो गया, ये कुर्ता, ये वस्त्र द्रव्य हो गया। गुण कौन सा हो गया, कोई बताएगा ये कौन सा गुण हो गया? बहुत बढ़िया, ये वर्ण गुण की चर्चा कर रहे हैं और वर्ण गुण में सफेद पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सफेद पने को ही हम कभी कभी गुण भी, सफेद पर्याय को ही गुण कह देते हैं। गुण मतलब हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव, या हिंदी में कहे तो विशेषण। तो सफेद पना यह गुण है, यह गुण नहीं है, यह पर्याय है, पर उसे गुण कहने की पद्धति है, यह प्रचलन होता है। ठीक है, और तो और हम अगर आत्मा में भी थोड़ा घटित करके देखें तो जो निर्मल पर्याय होती है उन्हें भी गुण कहा जाता है। जैसे अरहंत भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, जो उनके 46 गुण है, उनमें से 42 अंतरंग गुण और 42 मतलब 42 बहिरंग गुण और 4 अंतरंग गुण होते हैं। वे 4 अंतरंग गुण कोई गिन के दिखाएगा? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। बहुत बढ़िया। तो ये 4 अनंत चतुष्टय, इन्हीं को 4 गुण, इन 4 बातों को ही, अंतरंग को ही अनंत चतुष्टय भी कहते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। एक प्रश्न है, क्या ये गुण है या पर्याय है? तो ये तो पर्याय है ना, तो ये तो गुणों का पूर्ण विकास हुआ है। पर ये जो निर्मल पर्याय हैं उनको भी गुण कहा जाता है। इस अपेक्षा से हम पर्यायों का अंतर्भाव भी गुण में कर लेते हैं। हम मूल बात की तरफ आते हैं। हमने ये देखा कि नियम सार में इन जो परमाणु के 5 पर्याय हैं उनको गुण कहा। तो इसी का कारण ये है कि पर्याय का अंतर्भाव कभी गुण में हो जाता है। ठीक है, अब परमाणु की हो गई। अब आपसे मैं स्कंद के बारे में सुनना चाहूँगा। स्कंद में एट अ टाइम कितनी पर्याय पाई जा सकती है? कोई जवाब देगा? 4 स्पर्श गुण की, मैं सभी गुणों की पूछ रहा हूँ। 7। बहुत बढ़िया। तो हमने पहले 5 देखे थे, उसमें स्पर्श गुण के 2 निकल गए थे, 2 पेयर्स निकल गए थे। अभी ठंडा गरम, कड़ा नरम और हल्का भारी, इनमें से भी कोई एक एक आ जाएगा, तो 2 और ऐड हो गए। तो कुल मिला के 5 और 7 ऐसे, 5 और 2 7 ऐसे स्कंद के 7 गुण एट ए टाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तक का कोई किसी को प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।
नहीं तो फिर एक छोटा सा प्रकरण है, उसको लेकर आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न आज तक, अभी के लिए, अब तक के लिए? नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी एक बात ये देखनी है कि स्कंद के कितने प्रकार होते हैं। ये परिभाषा अपनी जैन सिद्धांत प्रवेशिका वाली नहीं है, ये परिभाषा नहीं, ये अलग ही क्वेश्चन है। स्कंद के कितने प्रकार हैं, तो मोटे मोटे तौर पर कहिए या फिर कह दीजिए कि स्कंद के 6 प्रकार होते हैं। ये नोट कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। मैं फिर से एक बार नाम गिनाता हूँ। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। अब इनका स्वरूप भी देखते हैं। स्थूल स्थूल वे होते हैं जैसे एक पत्थर है, उसके 2 टुकड़े किए, अब क्या वो आपस में फिर से कभी मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे। मतलब जो वस्तुएं, जो पुद्गल स्कंद जिनका विभाजन होने के बाद वे कभी फिर से एक रूप नहीं होंगे, वे स्थूल स्थूल स्कंद के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण हमने देख लिया, जैसे पत्थर है, उसके 2 टुकड़े हो गए, वो कभी एक नहीं हो सकता। अब अगला है स्थूल। स्थूल वो होता है जिसके 2 विभाजन किए जा सकते हैं और फिर उन्हें जोड़ा भी जा सकता है। जैसे एक 100 लीटर का कंटेनर है पानी का, हमने एक 50 लीटर के बैरल में 50 लीटर के बैरल में आधा उंडेल दिया और 50 लीटर वैसे ही रख दिया। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो हमने अलग अलग डिवाइड किया है, क्या हम फिर से एक नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। हम उनका विभाजन भी कर सकते हैं और उन्हें एक भी कर सकते हैं। उन्हें स्थूल कहने का इतना ही कारण है क्योंकि वे हमें आंखों से दिखते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे हमने आटा गूंथ लिया, तो हमने उसके 2 हिस्से कर दिए, तो हम फिर से उसे जोड़ सकते हैं कि नहीं? अवश्य जोड़ सकते हैं। तो ये भी हो गया स्थूल स्कंद का एक उदाहरण। अब अगला है स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म वे होते हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। जैसे प्रकाश। प्रकाश हमें सिर्फ आंखों से दिखाई देता है, इसलिए यह स्थूल सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब प्रकाश के साथ हम अंधेरा भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये 3 हो गए। चौथा है सूक्ष्म स्थूल। इसके पहले वाला जो था स्थूल सूक्ष्म, इसका विषय ये सिर्फ चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा था। अभी ये जो सूक्ष्म स्थूल नाम का चौथा भेद है, ये चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 5 इंद्रियों के विषय बनते हैं। जैसे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो स्कंद मात्र कर्णेंद्रिय का विषय बने उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि सूक्ष्म स्थूल नाम का जो चौथा भेद है, उसका विषय सिर्फ कर्णेंद्रिय के शब्द ही होते हैं। मतलब जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, वह सूक्ष्म स्थूल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मैंने शेष इंद्रिया इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम पत्थर इत्यादि को हाथ लगाकर देख सकते हैं और वे स्थूल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पर ध्वनि, शब्द, आवाज़, इसको हम ना हाथ लगा सकते हैं ना देख सकते हैं, हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं, इसलिए यह सूक्ष्म स्थूल के अंतर्गत आएगा। लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन। जो कर्णेंद्रिय का विषय हो वह सूक्ष्म स्थूल स्कंद होता है।
ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है। तो हम पांचवा भेद देखते हैं, सूक्ष्म। जो कारमान वर्गणा के स्कंद होते हैं हमारे ज्ञान के विषय नहीं है, उसे सिर्फ अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, वे सूक्ष्म स्कंद होते हैं। ठीक है, उदाहरण अभी देख लिया, कारमान वर्गणाएं। कारमान वर्गणाएं हमें आगे चर्चा करनी है, उदाहरण के तौर पर सिर्फ ले लीजिए। कारमान वर्गणाएं या कर्म ये हम देख नहीं सकते हैं, इसे सिर्फ अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी जान सकते हैं, कारमान वर्गणा के स्कंद। ठीक है, अब लास्ट है सूक्ष्म सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब 2 परमाणु या 3 परमाणु का जो स्कंद होता है, ऐसे एकदम स्मॉल क्वांटिटी परमाणुओं का जो स्कंद है वह सूक्ष्म सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। 2 परमाणुओं का, 3 परमाणुओं का, 4 परमाणुओं का, ये इतने स्मॉल लिमिट में ही जो परमाणु का स्कंद है वह सूक्ष्म सूक्ष्म स्कंद में आएगा। तो फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि कोई इन 6 नामों को रिपीट करे। स्थूल सिस्टम होते हैं। आप बोलिए। स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। बहुत बढ़िया। तो ये 6 हमारे स्कंद के प्रकार हो गए। और ठीक है, अभी वो चर्चा दूसरी ही है, अभी जो बची चर्चा है उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जो आज का जितना हाँ भैया जी, ये जो सूक्ष्म सूक्ष्म है, हाँ, ये तो अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, खाली केवल ज्ञान का विषय बनेगा, ऐसा है क्या? अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान जान सकता है, क्योंकि रूपिष्ववधे ऐसा तत्वार सूत्र का सूत्र है। रूपिष्ववधे मतलब अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, और वो कहाँ तक जान सकता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट एक परमाणु तक होती है। तो जो हमने कहा कि सूक्ष्म सूक्ष्म विषय है, वह सूक्ष्म सूक्ष्म मतलब 2-3 परमाणु का जो स्कंद है ये बहुत छोटी क्वांटिटी के हैं, इसलिए ये अवधि ज्ञानी इसे जान सकता है, इसमें जानने में कोई हर्जा नहीं है। ठीक है भैया जी। और जो कारमान वर्गणा का स्कंद कहा, ये बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत की फिगर्स में ही चलती है वो सब, इसलिए वह सूक्ष्म के अंतर्गत डाल दिया। उसे भी अवधि ज्ञानी केवल ज्ञानी मने पर्याय ज्ञानी भी जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के विषय में कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर कर सकते हैं, नहीं तो जिनवानी स्तुति करेंगे और आज के लिए रुक जाएंगे। भैया जी, स्थूल सूक्ष्म का एक बार और बता दीजिए उदाहरण। स्थूल सूक्ष्म ना, एक मिनट। हाँ, जो आंखों से दिखाई देता है उस वह स्थूल सूक्ष्म का ही है ना प्रश्न? हाँ भैया। तो स्थूल सूक्ष्म मतलब उजाला, ये उजाला तो हमें दिखाई देता है, हम उसे परसीव कर सकते हैं, आंखों से दिखाई देता है, या अंधेरा है हम उसे जान सकते हैं। हम मान लीजिए कोई एकदम एक्सट्रीम पार्ट में चले जाए कमरे में, तो जो हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी जो ज्ञान का विषय बन रहा है आंखों के माध्यम से, गौर कीजिए शब्दों की तरफ, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान का विषय बन रहा है, अंधेरा उजाला, ये सभी स्थूल सूक्ष्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है भैया, स्थूल का ही बता दीजिए। स्थूल ना, हाँ। अभी स्थूल का गूंथा हुआ आटा बताया था आपने। हाँ, गूंथा हुआ आटा वो दिखाया था। मैं एक और उदाहरण की सोच रहा था, पानी का ही ले लीजिए फिर से एक बार। जो हमने एक 100 लीटर के बैरल में पानी भर के रखा है, उसे आधा आधा करके 2 कंटेनर्स में हमने रख दिया, तो हम उसे फिर से एक कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे स्थूल है, एक में फिर से हो सकते हैं। मतलब इतना कहना है, जो अलग करने के बाद फिर से एक हो सकते हैं, वे स्थूल के अंतर्गत आएंगे। मिट्टी को भी ले सकते हैं इसमें, गीली मिट्टी। बराबर, मिट्टी को भी ले सकते हैं, मतलब लिक्विड वस्तुओं को हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण। ठीक है, तो
प्रश्न नहीं है कोई तो आज के लिए हम रुक जाएंगे, चिन्वानी स्तुति करेंगे।